वेलकम 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 एवरीबॉडी। सुनाई दिखाई दे रहा है? प्लीज बताएंगे एवरीबॉडी। कहां पे हो आप सब? आई थिंक इट्स ऑल गुड। यस सर। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा लोग, सर आपकी बुक आई है। हाँ, तो मैंने बताया वही है, कोई दिक्कत नहीं है बुक। यस, देर इज वन बुक ओनली। हमने मर्ज कर दिया किताब। पहले हम अलग अलग किए थे, फिर हमने मर्ज कर दिया। डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। बताइए कैसे हैं सब? क्या आपने फर्स्ट क्लास एक बार रिवाइज किया? आप करो ना करो, मैं आपको जरूर कराऊंगा हमेशा। और वो भी क्यूमुलेटिवली, इन द सेंस हम पुराने सारे बातें जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होती एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आइए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा। और आज का क्लास भी हमारा यूट्यूब पे है। और उसके बाद के सारी क्लासेस, जैसा मैंने बोला, आने वाले हफ्ते में यानी मंडे से हम सारा क्लासेस आपको ऐप में देंगे। क्लास में क्लासेस, यस, अब से आपका वीक में 5 बार होगा बिल्कुल। बट अभी नहीं, वो 5 बार जब होगा वो मंडे से होगा। तो अभी आपका नॉर्मल ही रहेगा जैसे अभी रह रहा है। यानी कि कभी कभी अभी कारण आपको मालूम है रिजल्ट्स आए हैं, तो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स की वजह से हम थोड़ा बिजी थे। कल भी ऐसा हो गया, कल भी कुछ काम आ गया। तो अभी हम क्या है, आने वाले टाइम पे थोड़ा, आज और कल थोड़ा बिजी हो सकते हैं। अदरवाइज मंडे से तो हमारा फुल फ्लेजेड हर दिन क्लास है, मंडे टू फ्राइडे, और इसी टाइम पे। तो लेट्स स्टार्ट। यस, दिस टाइम मे चेंज एंड वी मे शफल एज इन, मैं अविनाश सर के टाइम पे जा सकता हूँ और अविनाश सर मेरे टाइम में आ सकते हैं, बट वो अभी देरी है। अभी आप कीजिए इस रूटीन के हिसाब से, एंड वी विल कंटिन्यू टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो टिल देन गाइज, चलिए लास्ट क्लास का एक बार वापस से बात करते हैं। सर लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट को सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हुए पढ़ा था कि इसमें दो वर्ड्स है, कॉस्ट और अकाउंटिंग। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ही रहे हैं तो वाई हम उसमें करेंगे कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से करना है। ऐप पर क्या है, मतलब ऐप पे क्या है हिमांशु? ऐप पे क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात। ऐप पे हमारी क्लासेस हैं, मतलब अभी हमारा 2 क्लास 3 क्लास हाईएस्ट हम यूट्यूब पे लेते हैं। उसके बाद हम अपना सारा क्लासेस, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो ही कर पाएंगे ऐप पे क्लासेस। तो अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आपको ऐप का सारा लिंक विंक आ चुका होगा और उसमें क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, बैकअप्स भी उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव क्लासेस भी उसमें होंगी। आइए, अब मैं बात कर रहा था कि कॉस्ट वर्ड को पहले समझना बहुत जरूरी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट वर्ड का मतलब हम जानते हैं कि हमने निजी जिंदगी में घर पे अपने आस पास वाले लोगों को, सबको ये बोलते हुए सुना है कि कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। एंड हेंस ये खर्चे वर्ड का क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, जैसा मैंने बोला, कॉस्ट को बोलने का तरीका अलग अलग, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे सर, हमारे अविनाश सर ही सर कॉस्ट को कितने बार कितने रकम में बोलते हैं। जैसे वो हमें बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट। वो हमको बोलते हैं कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। वो हमें बताते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस वजह से ये कॉस्ट के कई प्रकार है, कई प्रकार के हिसाब से। तो अगर मैं क्लासिफिकेशंस को लेके बात करूं तो हमारे सिलेबस में जितने क्लासिफिकेशंस है वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है मैं एक बार में आपको सारा लिखाना चाहूंगा। ऑफ कोर्स जब उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा मैं आपको उसका नोट्स बनवाऊंगा। अभी के लिए हम यही मानेंगे कि यार एक बार में अपने जितना काम का बात है वो सीखेंगे, और वो टाइम टू टाइम जब उसका रेलिवेंस आएगा कि हाँ अब हम वो पढ़ने वाले हैं, उसका कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में है, यानी कि इस सम्स में काम का आएगा या उस चैप्टर में काम का आएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन वाइज जितने भी कॉस्ट के बातें होने वाली उसमें से एक बात आज अपने सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा वो वाला बात करते।
अब बात आता है सर कि ये जो हम क्लासिफिकेशंस करेंगे वो तो ठीक, अब आपने बता दिया कॉस्ट का मतलब क्या और कॉस्ट किस रकम के होते हैं वो आप सिखा दोगे, तो इसकी अकाउंटिंग तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा था, तो आपको क्या अलग से उज्जत पड़ा कि आपको अविनाश सर का ब्रेड एंड बटर छीनना पड़ रहा है? मैं छीन नहीं रहा हूं, अविनाश सर अपने तरीके से अपना ब्रेड एंड बटर चला रहे हैं और मैं अपना चला रहा हूं, जिसमें अविनाश सर आपको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स कैसे बनाई जाती है वो सिखाते, यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो नियम कानून है, कंपनीज एक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके थ्रू हमें किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो बताए गए हैं, और दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एवरीबडी कैन सी दैट एंड यू कैन सिंपली ओपन दी गूगल एंड फाइंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी, बट आप कभी भी गूगल खोल के उनके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि दैट इज एन इंटरनल रिकॉर्ड। इंटरनल रिकॉर्ड का मतलब सर, इंटरनल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि वो सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट को पता होता है, कंपनी के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स है जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको पता होता है, और वो भी लेवल वाइज कि भाई जितना बात जितने लोग को बताना है उतना ही बताया गया है, बाकी सब मालिक वाले लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले लोगों को सारी बातें पता होती है। तो ये जो रोल है, ये जो काम है, ये क्यों इतना सर जरूरी है कि सिर्फ अंदर तक रहे बाहर ना आए? क्योंकि इसमें आपके डिटेलिंग काफी ज्यादा है कि आप किससे परचेस करते हो, कितने रेट पे परचेस करते हो, कितना क्वांटिटी एक बार में मंगाते हो, कितना टाइम लगता है आने में, क्या कॉस्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, आप वेजेस को कैसे पेमेंट करते हो, आपने ये क्वालिटी कैसे इतना अच्छा कर लिया इतने कम टाइम में, कौन से मशीन्स यूज करते हो, कितना देर काम करते हो, किस साइज में काम करते हो, इन द सेंस कि एक बार में आपने कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब चीज का डिसीजंस आप लेते हो। या एंड हेंस ये चीजें अगर बाहर पता चलेंगी, हमारे कंपटीटर्स, हमारे कस्टमर्स को सारी बातें पता चलने पे हमारे लिए बहुत नुकसान है, तो अकॉर्डिंगली हम इन सब बातों को इंटरनल रखते हैं। अब बात आया सर ये इंटरनल रिकॉर्ड्स को तब मेंटेन किया कैसे जाता होगा? मेंटेन करने का एकदम साधारण तरीका है, एंड दैट इज कागज। यानी कि जनरली ये सारी चीजें हम नॉर्मल शीट्स, नॉर्मल पेन कॉपी में रफ वर्क की तरह ही लिख लेते हैं, बट सर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रफ वर्क करोगे तो फिर तो आने वाला टाइम पे मैनेजमेंट चेंज होते रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, तो उनको कैसे समझ में आएगा? एग्जैक्टली तो इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी है और एक तरफ इसका एक रफ वर्क भी है। हम रफ वर्क से स्टार्ट करेंगे, और इसलिए हम पहला चैप्टर जब सीखना चालू करेंगे तो हम कॉस्ट शीट सीखेंगे, शीट मतलब कागज, और हम खर्चों को कागज में लिखना सीखेंगे। बट उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग लास्ट चैप्टर करेंगे जाके, लास्ट इन द सेंस सेट का लास्ट नहीं, बट हाँ लास्ट में जाके कि हम सीखेंगे अब इन सारी बातों को अगर सिस्टमेटिकली भी लिखना है तो कैसे लिखना है। तो ये दो बात आपको समझ में आ गई कि हमें ये क्या करना है इसमें। अब बात आता है सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमें किन के लिए करना पड़ता है? क्या सारे बिजनेसमैन, सारे सर्विस इंडस्ट्री वाले ये काम करते हैं? नो, जनरली ट्रेडर्स, चाहे वो होलसेल चाहे वो रिटेलर्स, वो इतना ज्यादा इस सब चीज पे माथा नहीं लगाते क्योंकि वो फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की तरह बेचते हैं। बट जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, जो हमारे मतलब समझ लो प्रोड्यूसर्स है गुड्स के, वो लोग के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स, एंड हेंस काफी सारे खर्चे, काफी सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिनका अगर कैलकुलेशंस ठीक से ना किया जाए ना तो पिताजी एक ही बात बोलेंगे, भाई तुमसे ना हो पाई, यानी धंधा नहीं कर पाएंगे अपने। तो धंधा करना है तो भाई कॉस्ट निकाल के अपना प्रॉपर तरीके से मार्जिन सोच के अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। और सेकंड आता है हमारा सर्विस इंडस्ट्री, जहां पे भी इसका कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या खर्चा लग रहा है और फिर घाटा खा जाते हैं सब। तो इस वजह से हम इस सारी चीजों पे काम करने वाले हैं, जहां पे हम ज्यादा कंसर्न्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहेंगे और एक चैप्टर आपका सर्विस के ऊपर है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इनकी हम कॉस्टिंग सीखने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कॉस्टिंग सीखेंगे। अब मैंने फिर आपको एग्जांपल लिया था एक आदित्य बिरला कंपनी का, जहां मैंने आपको बताया कि इनकी जो प्रोडक्ट है, मान लो एलन सोली, जिसमें वो शर्ट, टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स बना रहे हैं, उस केस में हम जब पीएल देखते हैं उनका ना, तो हमारे पीएल में पूरा सेल्स रहता है, पूरा कॉस्ट रहता है, एंड जीपी रहता है, फिर अदर कॉस्ट रहते हैं ऑपरेटिंग नेचर के, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के कॉस्ट रहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहते हैं, और नेट प्रॉफिट रहता है। तो एक जीपी रहता है, एक नेट प्रॉफिट रहता है, और कंपनी एज अ होल का डेटा रहता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यही बात बोला कि सिंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पूरे कंपनी का बात करता है, हम डिटेल में जाएंगे, हम प्रोडक्ट वाइज चीजों को निकालेंगे, हम प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे।
तो हम प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं, उस पे अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ते हैं एंड सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। वहीं अगर सेलिंग प्राइस भी डिसाइडेड है, कॉस्ट डिसाइडेड है, तो हम अपना प्रॉफिट सोचते हैं क्या हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं जहां हम एस्टिमेटेड बेसिस पे जनरली काम करते हैं। सर कॉस्ट क्या जनरली एस्टिमेटेड बेसिस पे काम करता है? एग्जैक्टली कॉस्ट का काम ही क्या है सर? हमारा काम है ज्योतिष। सर ज्योतिष, ज्योतिष मतलब जो हाथ देखते हैं वो, एग्जैक्टली आप भी ज्योतिष है, आप कंपनी की ज्योतिष है। और जैसे अपने पंडित जी लोग अपना हाथ देख के बताते हैं, अपने उन्हीं को तो पैसा देते हैं। किस बात का सर? कि कल क्या होगा। अगर पंडित जी ये देख के बताए कि कल तुम्हारे साथ ये हुआ, तुमको मजा नहीं है, तुमको किस बात पे मजा है कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। जैसे कि मैं देखता हूँ बच्चे लोग, थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो बता रहा हूँ। क्लास में बात हो रही थी इसके बारे में, तो कई बच्चे इंटर लेवल पे, एक दिन मैं देख रहा था ड्यूरिंग द ब्रेक्स, आपस में बात कर रहे थे कि भाई सुनना, तुम अपना हाथ ऐसे रख और इसमें ना ऐसे ऐसे, मतलब होता है ना, दो हाथ को जोड़ और देख तेरा ये जो चांद है ना, चांद वो कितना डार्क है, कितना लाइट है। बोला क्यों? बोला मेरे को कल पंडित जी बोले थे कि अगर ये तुम्हारा डार्क होगा ना तो बहुत सुंदर बीवी आएगी, और अगर लाइट होगा तो बीवी सुंदर नहीं आएगी। तो उस तरीके से वो उसका मजाक उड़ा रहा था, आपस में लोग हंसी मजाक कर रहे थे। यानी कि ये सब जो लोग हाथ देखना और ये सब करते हैं, वो क्या बताते हैं आपको? कल के बारे में बात। लोग बोलते हैं यहाँ इतना लाइन है, तुम्हारा इतना बच्चा होगा। तो ये सब चीज जो हम सुनते हैं, इसके कारण हम बोलते हैं यार उनको हम पैसा उसी बात का देखते हैं, जिनको हम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। करेक्ट, एस्ट्रोलॉजर्स। तो वो क्या करते हैं सर? हमें अपना कल के बारे में थोड़ा चौकन्ना करते हैं, थोड़ा हिंट देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। बट हम क्या करेंगे सर? अब हम अपना कंपनी का तो कोई हाथ पांव है नहीं, कंपनी के लिए क्या है सर? उसके पास उसके डेटा है, और हम वो डेटा एनालाइज करके उनको बताते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितना ऐसा काम करे जिससे हमारा सारा चीज स्ट्रीमलाइन हो जाए। और एज अ सीएमए आप भी कंपनी में वही करने वाले हो, यानी आप कंपनी के ज्योतिष बनने वाले हो, जिसमें आप एस्टिमेशंस करना सिखाओगे, लोगों को बताओगे कि क्या करे जिससे हमारा रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आ सके। अकॉर्डिंगली आप कंपनी के ज्योतिष हो गए, तो आपको भी पैसा उसी चीज का मिलेगा, ना कि पास्ट डेटा को रिकॉर्ड करने का, कि वो तो अकाउंटेंट भी कर रहे हैं, वो तो सॉफ्टवेयर्स भी कर रहे हैं। बट सॉफ्टवेयर्स आपको ये नहीं बता सकते कि कल क्या हो सकता है, और उसके लिए आपका दिमाग, आपका एनालिसिस काम आने वाला है। अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दीज ऑल आर टॉप मैनेजमेंट वर्क, मिडिल मैनेजमेंट वर्क, सब जगह होता है। बट ज्यादातर लोग अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट में जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको ये सब फाइनेंशियल नॉलेज काफी ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप सुनते हो सीईओ है, सीएफओ है कंपनी का, डायरेक्टर है, बहुत ऊपर पोस्ट में है सर, तो वैसे करके आपको पहुंचना है वहां। और इस सारी बातों को करने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आने वाले टाइम पे हम ग्रुप 2 में भी काफी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो मस्ती ही मस्ती है सर। पैसा कमाना है, देखिए सर सीधा सवाल है। और बताइए इस सब चीज को करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बाबू नॉलेज लीजिए, अच्छे से सीखिए चीज को, नोट्स बनाते चलिए, और ट्राई कीजिए कि जो भी चीज है हम वापस घर जाके पढ़े, ताकि हम इस पढ़ाई को एज अ सब्जेक्ट ना देखें, इस पढ़ाई को हम अपना फ्यूचर देखें कि भाई कल को इससे पैसा कमाना है। आप डिग्री क्यों लेना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए ना। तो पैसा किस लिए मिलेगा? कि बस डिग्री दिखाओगे और पैसा मिल जाएगा? मतलब ऐसे तुम जाओगे कंपनी, ये देखो हम सीएमए, हेलो देखो 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 हम सीएमए, चलो पैसा दो। नहीं, काम करके देना होगा, और काम भी वही ज्योतिष वाला काम करना होगा। अब तुम बोलोगे देखो डिग्री तो है बॉस, बट ये सब सोचना वोचना नहीं आता हमें, तो बस टाटा बाय बाय। तो नॉलेज भी गेन करिए, और अभी सही टाइम है, नया सब्जेक्ट है, नया वार है, जितना हो सकता है इन डेप्थ जाइए। और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब करोगे, आप इंटर्नशिप करोगे, आपको काफी सारा चीज सीखने मिलेगा। तो इसके ऊपर चर्चा मैंने किया था आपके साथ, और मैंने बोला था कि अब हम प्रोडक्ट वाइज काम करेंगे, जिसमें मैंने शर्ट, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स के बारे में आपको एक एक खर्चा, जैसे मटेरियल, उनके लेबर, उनका ओवरहेड्स, जिसमें फैक्ट्री में ओवरहेड्स लग सकते हैं। ओवरहेड्स मतलब ऊपरा ऊपरी खर्चे। सर आपने बट समझाया नहीं था इन सब के बारे में। एग्जैक्टली आज कल मैं समझाऊंगा, मतलब हड़बड़ी कुछ नहीं करना है, ऊपरा ऊपरी खर्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको ऑफिस एंड एडमिन बोला, नेक्स्ट मैंने आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला। सर बट आपने कुछ समझाया नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ अभी सीखे ही नहीं है, अभी सीखेंगे। एक बार सिर्फ लिख के छोड़ दिया। अकॉर्डिंगली इनका खर्चा का टोटल किया, सेल्स से कंपेयर किया, तो देखा कि प्रॉफिट तो है सर ओवरऑल, बट एक प्रोडक्ट जो है ना हमारा टी शर्ट, वो मार खा रहा है, वो लॉस दे रहा है। ट्राउजर्स और शर्ट्स हमें प्रॉफिट दे रहे। तो सर क्या करना चाहिए? इस सब चीज का डिसीजन लेने के लिए हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने ले डाउन किए थे, जहां मैंने आपको उनका कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज निकालना,
प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज निकालना और सेल्स प्रोडक्ट वाइज बताना, एंड साथ ही साथ इसके बेसिस पे कई डिसीजंस लेने, जैसे कि सर अगर हमारा कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल है तो वो करिए, बट क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए सर। सर ध्यान रखिए अगर इसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट अगर लॉस मेकिंग है और उसको हमें क्या कंटिन्यू अभी भी करना चाहिए कि डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, सीधा लॉस है तो डिसकंटिन्यू नहीं सर, एनालिसिस करना चाहिए। और अगर हमारा डिसीजन आता है डिसकंटिन्यू एनालिसिस करने के बाद, तो सर उसके रिसोर्सेज को किस प्रोडक्ट में यूज करें, जैसे कि हमारे जो बाकी 2 प्रोडक्ट है उसमें पहले किस में उस रिसोर्स को यूज करना चाहिए, उस पे करना चाहिए सर जिसमें हमारा कंपैरेटिव जो वैल्यूज है वो ज्यादा है। अब कंपैरेटिव वैल्यूज हम रेशियोज के थ्रू निकालते हैं, तो रेशियोज निकाल के यानी कुछ फाइनेंशियल टूल्स रेशियोज निकाल के हम उसको जज करते हैं। अब बात आता है सर अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि भैया इसको टाइम टू टाइम कैसे इसका और अपग्रेडेशन कर सके ताकि ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग हमारा प्रोडक्ट बन जाए। तो इस तरीके से हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन किए थे लास्ट क्लास। क्या यहीं हमारी क्लास खत्म हुई थी और हमने पूरा लास्ट क्लास का रिवीजन कुछ 10-12 मिनट में रिवाइज किया? देखिएगा एवरीबॉडी और बताइएगा एक बार कि अब रिकॉल हो गया आपको लास्ट क्लास, प्लीज टेल मी। नाइस, चलिए वेरी गुड। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब हम क्या करने वाले हैं सर, आज हम वो जो टॉपिक छोड़े थे लास्ट विच वाज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, करेक्ट, जिसका हेडिंग नंबर मैंने आपको दिया था 4, यानी मैंने आपको बोला था अपने बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जहां पे हमने 1 2 3 4 4 पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे। अब हम टॉपिक नंबर 5 में जा रहे हैं आज। लिखिए टॉपिक नंबर 5 और वहां लिखेंगे आप बिहेवियर वाइज कॉस्ट। क्या लिखोगे आप? बिहेवियर वाइज कॉस्ट, बिहेवियर वाइज कॉस्ट, जिनको हम वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, वेरिएबिलिटी वाइज कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। यस, रितिका, शिवम, जीशांत, शायन, श्रीबंजुन और अपूर्व, तेजस, शीतल, वेरी नाइस। मतलब हिमांशु, इसी तरीके से अटेंडेंस देते रहिए डेली, ये गारंटी है, जैसा मैं और अविनाश सर बोल रहे हैं, आपको 100% पास करके देंगे, 100%, मतलब कोई चांस ही नहीं आप फेल करेंगे। बस जो वादा किए थे आपने मेरे से पहला दिन कि सर हम कभी भी मिस नहीं करेंगे क्लास, हम हर दिन क्लास करेंगे, आप जब बोलोगे हम क्लास करने आएंगे, बस ये आपको करना है। चलिए, वेरिएबिलिटी वाइज या बोल लीजिए बिहेवियर वाइज कॉस्ट। सर क्या होता है बिहेवियर? बिहेवियर मतलब क्या? चाल चलन। सर हाँ सर, हम जैसे अपने दोस्तों को जज करते हैं, हम जैसे कोई पीपल होते हैं आसपास तो उनको जज करते हैं, ये देखिए 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 कैसा है, देख ये जेलस फील कर रहा है, देख इसको पॉजिटिव ज्यादा है, देख इसको ये ज्यादा ही कनिंग है, देख इसको ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, देखो इसको ये थोड़ा ज्यादा ही बदमाश है। तो ऐसे करके अपने जब किसी को जज करते हैं, उनका बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ये चीज। सर आप सारा खराब खराब बात बोले, कभी ये नहीं बोले कितना क्यूट है, कभी ये नहीं बोलते हो आप कितना अच्छा लड़का है ये, कितनी अच्छी लड़की है ये, कभी आप ये बोलते हो कि सर बिहेवियर वाइज ये देखा गया है स्मार्ट है सर, ये तो बहुत स्मार्ट है। तेज, आप तो केवल बुड़वक बुड़वक बोलते हो हम लोग को। तो बाबू बुड़वक मेरा प्यार का नाम दिया हुआ है आप लोग को, बट बता दे कि यस यू ऑल आर वेरी गुड एंड बिहेवियर वाइज अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है और डाउन टू अर्थ रहिए, सबका हेल्प कीजिए, देखिए आप बेस्ट बिहेवियर आपका रहेगा। तो बिहेवियर वाइज जो हम कॉस्ट सीखने वाले हैं, इसमें हम काफी चीज सीखेंगे और हेंस जैसे हम इंसानों का बिहेवियर जज करते हैं, हमें कॉस्ट का भी बिहेवियर जज करना है। कॉस्ट का बिहेवियर, कॉस्ट का बिहेवियर कैसे जज किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट के चाल चलन अगर पता करने हैं तो जैसे हम अपने दोस्त के लिए बोलते हैं, यार भैया पता है क्या हुआ, हम ना जब घूमते थे फिरते थे, जब हम स्कूल में थे तो हमारे दोस्त बहुत ज्यादा हमारे साथ बात करते थे सर,
अब क्या है ना सर, हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, सबको अपना अपना प्रायोरिटी दूसरा दिख गया है। तो सर हम देख लिए कौन हमारे सच्चे मित्र है, कौन हमारे बुरे मित्र है, या जो हमारे अच्छे वक्त में हमारे साथ थे बट बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके आप आपस में गपशप करते हो, डेली बीचिंग करते हो एक दूसरे की। तो ये जो पर्टिकुलर बात आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, सेम कॉस्ट करता है। कॉस्ट ऐसी बातें करता है, यस। कॉस्ट अपने आप को दो सिचुएशन में प्रेजेंट करता है और चेक करता है कि इस दो सिचुएशन में ये किस तरीके से अपने आप को ले रहा है, यानी अपने आप का वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम उसका बिहेवियर जज करते हैं। वाह सर वाह। यानी कि बिहेवियर वाइज कॉस्ट जज करने के लिए या तो सम हमें खुद बता देगा कि ये कॉस्ट ये है, मतलब इसका बिहेवियर ये है। सर क्या है वो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मतलब सम खुद लिख देगा ब्रैकेट में कि इट इज दिस बिहेवियर, यानी इसका ये नेचर है, बिहेवियर है। बट अगर सवाल खुद ना लिखे और हमें जज करना पड़े तो हमें हमेशा दो सिचुएशन चाहिए। बताइए कॉस्ट को लेके आप सिचुएशन क्या समझते हैं? मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि व्हाट आर द टू सिचुएशंस रिगार्डिंग अ कॉस्ट, आप क्या बोल सकते हो? सिचुएशन वाइज कॉस्ट मतलब क्या, कि मतलब कॉस्ट कैसे निकाले सर, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तब पता चल जाएगा इसका बिहेवियर क्या है। मतलब आप सोच सकते हो ये बात कि सर हम क्या वाइज कॉस्ट, बिहेवियर वाइज कॉस्ट पता कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट कब कब चाहिए, मतलब एक बार इधर बता दीजिए, एक बार इस पे बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे उसका बिहेवियर क्या है। सर अभी तक हमने बिहेवियर वर्ड का मतलब ही नहीं समझा, तो मैंने एक वर्ड दिया बिहेवियर का दूसरा, वेरिएबिलिटी, ताकि समझ में आए आपको। वेरिएबिलिटी मतलब चेंज, कॉस्ट का चेंज, वेरिएंस, वेरिएबिलिटी, चेंज होना। तो आप कैसे पता करते हो ये कॉस्ट का चेंज कि कैसा है ये चेंज, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा दो डेटा जिससे आप बता सकते हो। हाँ, दो डेटा मतलब इन द सेंस दो वैल्यूज एट क्या पॉइंट, आप जिससे आप बोल दोगे हाँ सर हम इनकी वेरिएबिलिटी जज कर पाएंगे, हम इनके बिहेवियर जज कर पाएंगे, चेंज पता कर पाएंगे। क्या चाहिए आपको, मतलब क्या डेटा चाहिए बताओ। जैसे आपको खर्चा चाहिए तो क्या, कितना खर्चा चाहिए, दो खर्चा चाहिए, किस लेवल पे दो चाहिए, यानी कि क्या चाहिए आपको जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि हाँ सर अब हम बिहेवियर जज कर लेंगे। बताओ, बड़ा साधारण बात पूछा मैंने आपसे, बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग को यूज करना सीखिए और इसके बारे में डीप डाउन रिसर्च कीजिए, अपने बात कीजिए अपने आप से। प्रॉफिट लॉस, ओके, प्रॉफिट लॉस एक आंसर आया। कॉस्ट के लिए बाबू प्रॉफिट या लॉस जान के क्या करोगे शिवम? वो तो सेल्स की बातें भी चाहिए उसके लिए, मैं तो नहीं बोलता हमको प्रॉफिट लॉस चाहिए। प्रॉफिट लॉस जान के क्या होगा, कोई फायदा नहीं है प्रॉफिट लॉस, नो। एनीबडी एल्स? बट एटलीस्ट शिवम इज ऑलवेज ट्राइंग, वेरी गुड शिवम, आई लाइक योर दिस एटीट्यूड कि यू वांट टू ट्राई, एंड यही फायदा है जिसके कारण तुमने फाउंडेशन भी क्लियर किया और देखना इंटर भी करोगे, भले ही रॉन्ग हो बट एक दिन आएगा जिस दिन राइट होगे। वेरी गुड, अच्छा, गुड गुड गुड। एक अपूर्वा ने अच्छा बात बोला, क्या बोला सुनना। अपूर्व बोल रहे हैं कि सर आप ये कर सकते हो। अब ये अपूर्व, आप बॉय है कोई गर्ल, प्लीज एक बार बता दो और उस हिसाब से मैं आपको जेंडर स्पेसिफिकेशन करता रहूंगा आगे। हम ये बता सकते हैं सर टोटल कितना लगा, पर यूनिट कितना लगा। गुड 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 वे। सेकंड, हिमांशु का आंसर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सर हम 2 साल का डेटा चेक करके बोल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, शिब्रांजुन, शिब्रांजुन आपने तो मेरे को टाइप्स ही बता दिया, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए आपको डेटा क्या चाहिए जिससे आप ये टाइप्स बता सकते हो। सर लड़का ही हूं, ओके ग्रेट अपूर्व। कैलकुलेट प्रोबेबली, व्हाट कैलकुलेट, यही तो पूछ रहा हूं, व्हाट टू कैलकुलेट, मतलब आपको क्या चीज के बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरे को अभी तक हिमांशु और अपूर्व आपका आंसर थोड़ा बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि हाँ चलो गुड। नो, सेल्स इज नॉट रिलेटेड रितिका, जैसे मैंने अभी बताया शिवम को कि सेल्स इज नॉट एट ऑल रिलेटेड, नो। तो सर क्या बोलना चाहोगे आप यहाँ, ध्यान से सुनना। यहां हमें चाहिए वही कैपेसिटी या यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हम कितने यूनिट्स बता सकते हैं। यानी हमें यह बताना है कि अगर हम मान लो, लिखना मत प्लीज, यहां पे सुनना बस, यूनिट्स, और आपको उसका टोटल कॉस्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं 10,000 यूनिट पे एक पर्टिकुलर खर्चा, वो कोई भी खर्चा है, मतलब टोटल कॉस्ट इन द सेंस कोई एक पर्टिकुलर खर्चा
अब वो मैं खर्चे का नाम नहीं बोल रहा हूं जो कि आपको भी रेलिवेंट नहीं है। जैसे ऊपर क्या क्या नाम थे याद है ना, मटेरियल, लेबर और क्या था, वेजेस जैसे वर्ड यूज किए थे, ओवरहेड्स यूज किए थे, वो कुछ भी नाम है, आई डोंट केयर राइट नाउ। वो एक्स कॉस्ट है, एक कॉस्ट है, मतलब मान लो ए, कॉस्ट ए। अब वो कॉस्ट ए का नाम क्या है सर, अभी रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, अभी हमें उसका बिहेवियर जानना है। व्हाट इज इन द नेम, नाम जान के क्या करेंगे, वो भी एक बार करेंगे हम टाइप में, जिसको हम एलिमेंट वाइज, नेचर वाइज, यानी उसके नाम वाइज कॉस्ट जानेंगे। तो वो अभी हड़बड़ी नहीं करना है, अभी बात करना है, मान लो कोई एक खर्चा है, आई डोंट नो व्हाट, एक्स वाई जी, वॉट एवर इट मे बी, उसका 10,000 यूनिट बनाने के लिए 1,00,000 रुपया खर्चा लग रहा है। कितना लग रहा है बताइए तो सर, 1,00,000 रुपया खर्चा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इस कॉस्ट का क्या बिहेवियर है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए सर, आप मेरे को ना 10,000 पे अगर 1,00,000 लग रहा है, तो मान लीजिए अगर 20,000 बनाते, एक तरीके से डबल कर रहे हो आप यूनिट्स, तो इसका खर्चा क्या लग रहा है? जैसे मैं आपको देता हूं, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। मान लो 20,000 पे 1,00,000 ही लग रहा है, मान लो 20,000 पे 2,00,000 लग रहा है, तो बताइए क्या अब आप थोड़ा उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं? यानी जैसे ही मैं आपको एक सेट ऑफ यूनिट्स दिया जिसके ऊपर मैंने कॉस्ट बताया, तो आप बिहेवियर जज नहीं कर पाएंगे। बट जैसे ही मैंने दूसरा भी सेट दिया और एक में मैंने क्या किया, देखिए आप 1,00,000 ही रखा और एक में मैंने उसको 2,00,000 कर दिया, तो आप बता सकते हो इस सिचुएशन वाइज कि अगर मैं ये पहला वाला केस बोलूं, केस 1, ये केस 1 और ये केस 2, तो बताइए अंडर केस 1 या केस ए, दिस पर्टिकुलर कॉस्ट जो हम यहां पे बोले थे कॉस्ट ए बी सी, ये कौन सा कॉस्ट हो सकता है? और अंडर केस बी ये कौन सा कॉस्ट हो सकता है? क्या आप जज कर सकते हैं? क्या आप इसका बिहेवियर के बारे में, ये देखो ये देखो, ये बहुत कड़क आदमी है, बहुत स्टबन है, ये चेंज ही नहीं होता बेटा, ये हर बार सेम रह रहा है। और एक में सब देखिए ये ढल जा रहा है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं ये भी ढल जा रहा है। आप इस कॉस्ट को क्या बुलाते थे? आपको बचपन में याद होगा, आप इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, अब याद आ रहा होगा आप सबको, यू कैन कनेक्ट नाउ। आप इस सब बात को इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, यस, एंड हेंस आप इन खर्चों को क्या बोलते हो बताओ? वेरी गुड शीतल शिवम। शिवरांजू आप यही बात कर रहे थे, बट शिवरांजू मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था इसको निकालने के लिए हम क्या बात करते हैं। बिल्कुल, ओके, ग्रेट एवरीबॉडी, ग्रेट, वेरी गुड। तो अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बताओ मेरा पूछने का क्या आंसर था, मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये नहीं है कि ये फिक्स या वेरिएबल है, उसका आंसर ये है सर, आपको दो सेट ऑफ यूनिट्स पे अगर कॉस्ट पता हो किसी का भी, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का अगर खर्चा पता है किस पे, दो सेट ऑफ यूनिट्स पे, तो आप उसका बिहेवियर जज कर सकते हो। बोलो यस और नो एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? सर अगर एक ही सेट ऑफ यूनिट्स दे तो तब आप जज ही नहीं कर सकते, तब एक ही तरीका है, आपको वो खुद बताएगा कि इस कॉस्ट पे, ये जो कॉस्ट आ रहा है इस सेट ऑफ यूनिट्स पे, ये कॉस्ट है, वेरिएबल या फिक्स्ड। बोलो एवरीबॉडी, क्लियर? यस सर, एकदम समझ में आ रहा है, बात एकदम जम रहा है। और अगर आप ये बेसिक स्ट्रॉन्ग रख लेंगे तो आपको मक्खन लगेगा आगे का टॉपिक, एज माई नेम सजेस्ट, मीन्स मक्खन। तो आइए अब हम इस बात को, जैसा आपसे पूछा तो मेरे को समझ में आया कि आपको अगर वेरिएबिलिटी कॉस्ट जज करना है तो यू नीड एटलीस्ट 2 सेट ऑफ कॉस्ट अंडर 2 सेट ऑफ यूनिट्स स्लैश कैपेसिटी। हम इन यूनिट्स को कैपेसिटी भी बोलते हैं, हमारा औकात। सर ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज कीजिए यार, ये सब क्यों बोल रहे हो बाबू? तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? अपने इंडियन से, अपने को यही सब चीज से समझ में आता है। तो देखो औकात वर्ड, अगर आप लोग कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग हो तो आप इस चीज को क्षमता बोल सकते हो, बट अगर मैं लिटरल मीनिंग में जाऊं तो यस इट मीन्स औकात। कि हमारा औकात क्या है? हमारा औकात अगर इतना बनाने का है तो क्या, इतना बनाने का है तो क्या, तो इसको हम कैपेसिटी भी बुलाते हैं। तो आइए अब हम इस बात को एक बार नोट डाउन करते हैं, इतना सा जो अभी मैंने आपको बताया, और फिर ये एग्जाम्पल लिखेंगे। डन, लिखिए। टू आइडेंटिफाई behavior wise cost, we require at least मतलब कम से कम, ज्यादा दिया है तो ठीक, कम से कम इतना तो चाहिए। कितना चाहिए देखते हैं, एटलीस्ट डैश
cost data at dash capacity level और वॉल्यूम लेवल, यानी वही यूनिट्स क्वांटिटी। बताइए ये दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स करके दीजिए आप सब। दोनों में सेम है आंसर, दोनों का फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर सेम है। एटलीस्ट इतना तो चाहिए, ज्यादा दिया तो ठीक, सेवा भाव है उसके तरफ से, बट कम से कम इतना चाहिए। मतलब ये कितना डेटा चाहिए सर हमें? सर हमें मिनिमम 2 डेटा चाहिए, 2 कैपेसिटी लेवल 2। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड, बस बहुत बढ़िया। सर एटलीस्ट क्यों बोले? एटलीस्ट इसलिए क्योंकि सम्स अगर ज्यादा भी दे रहा है तो ठीक है, हमको 2 तो चाहिए ही चाहिए। सर अगर 1 दे दे तो तब हम बता नहीं सकते, तब तुमको ही बताना होगा। यानी कि इफ 1 सेट ऑफ डेटा is given, then sums will provide you with the behavior of the cost। समझ गए वाला बात? अगर एक ही डेटा दिया है, सवाल खुद ही बता देगा, तब वो खुद ही ब्रैकेट में लिख देगा कि ये वाला बिहेवियर है इसका, इसका ये वाला बिहेवियर, तब तो हमें टेंशन ही नहीं लेना। बट अगर हमारे ऊपर हो ये जज करना, तो हम क्या देख के बात करते हैं वो मैं पूछना चाह रहा था। क्या डन है सबको इतना सा बात? परफेक्ट एवरीबॉडी। अब लिखेंगे नीचे, देयरफॉर एज पर बिहेवियर वाइज कॉस्ट आप कॉस्ट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। 3? आपने तो 2 ही बताया अभी तक। बताऊंगा, लिखो। 3 हिस्सों में बांट सकते हो। क्या क्या सर? एक आपने बोला सर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरी नाइस, फिक्स्ड कॉस्ट। एक आपने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट। और सर ये तीसरा कॉस्ट क्या है? बताऊंगा, ब्लैंक छोड़ दो अभी जगह, मैं इसके बारे में चर्चा करूं। पहले बोलो ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, तो आपने खुद ही बोला नाम। ओके सर, क्या होते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट? जैसे अभी आपने बताया। और सर ये कौन से खर्चे होते होंगे जनरली एक बिजनेस में? अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वैलिड है, तो प्लीज नोट डाउन मत कीजिएगा इसको। जैसे एक फिक्स्ड कॉस्ट बताता हूं मेरे कंपनी का, मतलब नवीन क्लासेस एज अ बिजनेसमैन, अगर हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो हम लोग जब ये एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हैं, तो हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट देखिए क्या क्या है। जैसे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हम जिनके साथ मिलके काम करते हैं, जिनके बिना हम लोग कुछ नहीं है, वो उनका जो हम सैलरी पे करते हैं, उनको जो हम रेम्यूनरेशन देते हैं, वो हमारे लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों सर? क्योंकि वो महीने का हमारा हर बार का फिक्स्ड है, वो हमारे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। जैसे सर यहाँ का रेंट, सर मान लो आप जहां पढ़ा रहे हो वहां पे आप ओनरशिप पे नहीं, आप वहां पे लीज पे लेके रखे हो, आप रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू वहां पे पढ़ा रहे हो, तो वहां का रेंट भी हमारे स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेट सर, ग्रेट। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए फिक्स्ड कॉस्ट के सर। बिल्कुल सर, क्या जरूरी है हमेशा ही रेंट, हमेशा ही सैलरी इसी बेसिस पे हो? नो 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 नो, इट मे भी हमारे एक टीम मेंबर है जिनको हम वेरिएबल बेसिस पे पेमेंट करते हैं। मतलब सर वेरिएबल बेसिस मतलब ये कि हम उनको बोलते हैं अगर हमारे एक स्टूडेंट आता है तो हम आपको इस एक स्टूडेंट के ऊपर इतना कमीशन देंगे, इतना बेसिस पे आपको फीस देंगे, क्योंकि वो आप स्टूडेंट वैसे ही ला रहे हो कि मतलब आप हमारे लिए सेल्स वाला काम कर रहे हो, सेल्स एजेंट हो, आप हमारे सेल्स पार्टनर हो। तो उस केस में हम आपको क्या दे सकते हैं बताइए? हम आपको पर स्टूडेंट बेसिस पे भी रेम्यूनरेशन दे सकते हैं कि नहीं? तो उस केस में ये सैलरी ही क्या बन जाएगा बताइए? एक वेरिएबल कॉस्ट। सर रेंटल एग्रीमेंट भी ऐसे ही होता होगा। मान लो आपने जो रेंट लिया वो आदमी भी जानता है कि ये क्या करने वाला है यहाँ धंधा, और वो उसी हिसाब से ही बात कर सकता है, क्योंकि वो भी पहले इसी टाइप का काम किया हुआ होगा। यानी उसके यहाँ जो जगह है ना सर, वो ऐसे ही नहीं है कि आपको बनाना पड़े, वो पहले से क्लासरूम स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर वो यही कर रहे हैं कि भाई एडमिशन के समय हम लोग भी बाहर बैठेंगे, जितने स्टूडेंट्स आएंगे हर स्टूडेंट के ऊपर हम इतना कट लेंगे।
अकॉर्डिंगली ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा हमारे लिए, रेंट भी यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेदर इट इज वेरिएबल फिक्स्ड, ये चीज उसके नाम से नहीं पता कर सकते। ये कि जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि रेंट हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी, सैलरी हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं वेरिएबल भी। तो बाय देयर नेम हम कभी नहीं बता सकते उनका बिहेवियर क्या है। बाय देयर नेम हम उसको एलिमेंट वाइज ट्रीट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं हाँ ये मेरे लिए कौन सा कॉस्ट है, ये मेरे लिए मटेरियल है, ये मेरे लिए लेबर है, ये मेरे लिए ऊपरा ऊपरी ओवरहेड्स है वगैरह वगैरह। बट देखा जाए तो हम इसको बिहेवियर वाइज अगर हमें जानना है तो हम सिर्फ नाम से कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। हमें कम से कम 2 डेटा दीजिए। जैसे कि जब 10 स्टूडेंट आते हैं तो आप अपने स्टाफ को क्या सैलरी देते हो, क्या टीम मेंबर को सैलरी देते हो, और 20 आए तो क्या, और वो देख के आप बता दोगे हाँ मतलब आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप पेमेंट वेरिएबल बेसिस पे करते हो कि फिक्स बेसिस पे, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। गजब बात मैंने समझाया, और अगर ये बात आपको एकदम क्लियर है तो मजा आएगा। वरना बचपन में क्या पढ़ते थे मालूम, दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इट्स अ टोटली वेग थिंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, क्योंकि इट इज नॉट कि ये एक फिक्स्ड होता है ये एक वेरिएबल होता है, कभी नहीं। ये दुनिया काफी ज्यादा चेंजिंग दुनिया है जहां पे हर एक टाइप कुछ इसमें भी जा सकते हैं। तो हम नाम से कभी नहीं बोल सकते। हमें जब भी बात करना है इस सब चीज के लिए हमें वो बिहेवियर जानने के लिए नाम देखने का भी दरकार नहीं है। जैसे कि मैंने जब आपको एग्जांपल 1 बोला तो मैंने वहां नाम दिया ही नहीं कि ये जो मैंने शायद मिटा दिया है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज हमारा रेंट था कि सैलरी था कि कुछ और कॉस्ट था। करेक्ट एवरीबॉडी, मैंने कहीं नहीं लिखा है सब बात। मैंने सिंपली आपको यही बस बताया कि ये कॉस्ट है एक्स, यानी इसका नाम है कुछ, क्या है पता नहीं। तो क्या कॉस्ट फिक्स या वेरिएबल उसके नाम से जाने जाएंगे? नेवर एवर, नेवर एवर। हाँ जनरली वाला बात अगर करना है तो बात अलग है कि सर जनरली तो रेंट एक फिक्स कॉस्ट ही होता होगा, हाँ जनरली, बट हमेशा नहीं होता बाबू। इट इज नॉट फिक्स्ड कि हाँ हमेशा ही यही होगा। तो अगर आप वैसे कुछ एग्जांपल्स मेरे को बोलोगे कि सर कुछ फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल दो ना, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे बिजनेस चला रहे हैं। तो नाम से मत जज कीजिएगा। अगली बार से जब भी जज करना हो तो नाम पूछ के मत बोलिएगा कि अच्छा किस कॉस्ट का बात कर रहा है, हम बताता है वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल। क्या पूछोगे सामने वाले से, बता भाई तेरा यदि इतना बच्चा आ रहा है या इतना तुम यूनिट्स बेच रहा है तो तेरा क्या खर्चा लग रहा है, और इतना बेच रहा है तो क्या खर्चा लग रहा है, तब तुम उसको बता पाएगा कि इसका बिहेवियर क्या है। बोलो एवरीबॉडी ओके है? तो इस बात को जरूर से जरूर नोट डाउन करेंगे कि बिहेवियर वाइज कॉस्ट के लिए आपको नेम या एलिमेंट का नाम जानने का सिर्फ दरकार नहीं है, आपको क्या जानना पड़ेगा, उस एलिमेंट का उस नाम का क्या 2 सेट पे कैलकुलेशंस। यस और नो एवरीबॉडी, अपने सेल्फ नोट के हिसाब से, मतलब ये आपका रनिंग नोट्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं। ग्रेट सर ग्रेट, अब समझ में आया आपका बात। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट पता करने के लिए जैसा आपने बोला सर, अगर हमारा टोटल कॉस्ट, सुने आप क्या बोले, टोटल कॉस्ट यानी कोई भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट का टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट इज डैश एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी, then it is called a fixed cost। चलिए वो डैश फुलफिल कीजिए। टोटल कॉस्ट इज डैश एज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी एट, सॉरी एज नहीं, इज डैश एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी, देन इट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए, टोटल कॉस्ट इज डैश एट डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी। yes very good everybody, the word is same slash constant, जो लिखना लिख सकते हैं आप same slash constant। देखो फिक्स्ड वर्ड मत यूज करो, शायद तुम फिक्स्ड कॉस्ट को संभालने बताने के लिए फिक्स्ड वर्ड यूज कर लोगे तो फिर वही हो जाएगा। ये वही वाली बात हो गई जो आप लॉ में पढ़ते हो कि अ प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या बात बताया। बट हाँ, दिस इज जेन्युइन, दिस इज द डेफिनेशन रिटन इन योर कंपनीज एक्ट। मतलब आप खुद ही बोल रहे हो कि ये है क्योंकि ये नहीं है। वाह रे वाह। तो अगर ये पूछे कि वो क्या है तो बोलेंगे पब्लिक कंपनी इज व्हाट विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हो गया, तब आंसर खत्म। अब तुम पता कर लो कि पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। वाह तो कोई एक को तो बताना होगा ना।
तो वेरिएबल के लिए क्या बोलोगे, होता है विच इज नॉट फिक्स्ड या विच इज वेरिएबल. Great everybody. Total cost is same या constant at different levels of capacity, then it is called a fixed cost. Very nice. लिखेंगे नीचे एग्जाम्पल, इसी के नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, यूनिट्स टोटल कॉस्ट लिखेंगे 10,000 रुपीज 1 लाख, 20,000 रुपीज 1 लाख, दोनों में ही मैंने 1 लाख लिखा है. डन, लिख लिए. लिखना इसके अंदर क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. बताइए आप आंसर. इट इज अ डैश कॉस्ट सिंस, रीजन लिखेंगे. इट इज अ डैश कॉस्ट सिंस, रीजन लिखेंगे खुद से, बिल्कुल खुद से आंसर लिखना है आपके. इट इज अ डैश कॉस्ट सिंस, खुद से आंसर लिखना है. लिख लिया सबने, वेरी गुड. क्या लिखा है सर आंसर हमने, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट सिंस द टोटल कॉस्ट रिमेन सेम एट 2 लेवल्स ऑफ यूनिट्स या कैपेसिटी. वेरी नाइस. आइए नेक्स्ट हमने लिखा था वर्ड वेरिएबल कॉस्ट. तो ये भी हम समझ गए सर वेरिएबल मतलब, अभी आपने एग्जांपल से खुद ही जवाब दिया, बट देखो इसका डेफिनेशन कितना अच्छे से मैं लिखूंगा आपसे, फिर पूछूंगा वापस. डैश का मतलब टोटल कॉस्ट increases slash decreases in the dash proportion. Very important word, proportion. The important word is proportion and ये dash with increase slash decrease in capacity. बताइए टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस इन द डैश प्रपोर्शन विथ इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपेसिटी यानी क्वांटिटी. बताइए क्या क्या प्रपोर्शन. प्रपोर्शन मतलब उसी बेसिस पे, तो क्या बेसिस पे, क्या प्रपोर्शन के बेसिस पे बताइए. विच प्रपोर्शन सर, अगेन द वर्ड इज सेम प्रपोर्शन. सर व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्रपोर्शन एंड हेंस क्या आप बोल सकते हो. तो इधर से एक और एरो निकालोगे और एक बॉक्स बना के छोड़ दोगे, ठीक है, और इतना सा बॉक्स बना के छोड़ दोगे और फिर लिखोगे नीचे अब वापस एग्जाम्पल 2. रेडी एवरीबॉडी. इक्वल या सेम एक ही बात है, इक्वल प्रपोर्शन बोलो या सेम प्रपोर्शन बोलो, बात एक ही है. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज इन द सेम प्रपोर्शन विद इंक्रीज इन कैपेसिटी. एक बॉक्स बना के छोड़ दो नीचे और अब एग्जाम्पल 2 नीचे लिखेंगे. लिखेगा यूनिट टोटल कॉस्ट और क्या लिखोगे एग्जाम्पल में 10,000 20,000. एकदम आसान एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको एकदम स्मूथली समझ में आए. 10,000 पे खर्चा 1 लाख, 20,000 पे खर्चा 2 लाख. तो बताइए अब क्या बोलोगे. ये प्रपोर्शन वर्ड का मतलब कोई मेरे को समझा सकता है. मैं बताता हूं सर. देखिए क्या हुआ, यूनिट्स अगर हमने 10 का 20 किया यानी क्या किया, डबल. डबल प्रपोर्शन क्या हुआ, डबल. तो कॉस्ट भी देखिए क्या लगा सर, डबल. कॉस्ट भी क्या लगा बताइए, डबल. वैसे ही मान लीजिए सर
10,000 के लिए आपने 1 लाख दिया और आप हमें 20,000 की जगह, ये उतारना नहीं है जो अभी मैं बोल रहा हूं, 20,000 की जगह 15 लिख देते और यहां 1.5 लाख लिखते, तो भी तो वही बात है। अगर कॉस्ट क्या हुआ, डेढ़ा, डेढ़ा मतलब 1.5 टाइम्स, क्योंकि क्या हुआ बताइए, यूनिट्स भी कितना हुआ 1.5 टाइम्स। देखिए 10,000 का क्या कर दिया, 50% से बढ़ा यूनिट्स, तो कॉस्ट भी 50% से बढ़ गया, है ना। 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000 यूनिट। अगर कॉस्ट यूनिट्स 50% से बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी 50% से बढ़ रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेम प्रपोर्शन। बोलिए सेम प्रपोर्शन वर्ड का मीनिंग क्लियर है। सिंस मैंने इजी एग्जांपल दिया डबल का, तो ऑटोमेटिक दिख गया बिना कुछ कैलकुलेट किए। बट अगर वही मैं थोड़ा अटपटा देता, 18,000 पे 180, 22,000 पे वैसे, और वो 1 लाख को भी अजीब करता, तो आपके लिए थोड़ा वो प्रपोर्शन ढूंढना दिक्कत है। हाँ या ना बताइए। पक्का एवरीबडी यहां तक क्लियर हो रहा है क्या मैंने बोला? बिल्कुल सर। तो सर ये तो ठीक है, आपने बोला प्रपोर्शन, ये तो चलिए आंखों देखा हाल है, मतलब यहां तो हम देख के बोल पा रहे डबल हो रहा है। बट सर और कोई तरीका है क्या ये बात निकालने का, और कोई प्रॉपर्टी से आप जल्दी ये कंक्लूड कर सकते हो क्या कि हाँ ये वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है? तो मैं बताता हूं यस, बताता हूं यस। और उसके लिए आप क्या करोगे पता है, इस एग्जाम्पल में बगल में क्या करोगे, एक और चीज निकालोगे, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, विच मीन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। बताइए कॉस्ट पर यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट आपको आता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। बताइए कितना है पहले वाले का, यानी 10,000 पे एक एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना, 10, क्या बोले सुने, 10,000 पे एक एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना, 10। देखिए क्या 20,000 पे भी एक एक यूनिट बनाने का खर्चा 10 ही लग रहा है? यस, यस सर, यस, दोनों में 10 लग रहा है। यानी कि अगर ये पर यूनिट कॉस्ट दोनों में क्या है बताइए ना, सेम, यानी अगर दो सेट ऑफ यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट इज सेम, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। यानी वेरिएबल कॉस्ट में भी देखिए कुछ कांस्टेंट हुआ, क्या कांस्टेंट हुआ बताइए, क्या कांस्टेंट हुआ, क्या टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है कि पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है? पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है। यानी कि क्या लिख सकते थे बताइए, ये लिखने के बाद ऊपर कैसे जज करते हैं, ये तो सर हमने जज देख के ही कर लिया था, बिल्कुल देख के कर लिया, क्योंकि मैंने फिगर्स ऐसे दिए। बट अगर फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो आप थोड़ी देखो आंखों देखा हाल बोल पाओगे, आपको कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट क्या करते हो आप, कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया बात? एंड हेंस मैं यहां क्या लिख सकता हूं सर, आप यहां लिख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट का एक प्रॉपर्टी जो समझ में आया, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोले सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी। बोलिए हाँ या ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी। परफेक्ट एवरीबडी, प्लीज बताइए प्लीज। तो सर अगर जज करना है कि वेरिएबल है कि नहीं, तो देखेंगे टोटल कॉस्ट अगर बढ़ रहा है यूनिट्स बढ़ने से, तो वेरिएबल होने के लिए ये चेक करना है क्या कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो लिखिए इसका आंसर क्या सर, पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दीजिए आप। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 इसी का अगेन, आइडेंटिफाई दी बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। तो आंसर क्या दोगे इस बार बताओ तो, आंसर क्या दोगे इस बार बताओ तो। सर इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट सिंस, बताइए सिंस। रीजन क्या दोगे, चलो एवरीबडी लिखेंगे रीजंस क्या दोगे।
देख लिया सबने, प्लीज बताएंगे। यस सर, लिख लिया ना, वेरी गुड एवरीबॉडी। इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट सिंस, बताइए क्या सर? सर पर यूनिट कॉस्ट इज कांस्टेंट, सिंस पर यूनिट कॉस्ट इज कांस्टेंट, ₹10 पर यूनिट, दोनों ही जगह 10 आ गया। वेरी नाइस सर। चलिए तो एक सेवा कीजिए, मेरे को बताइए, ये जो आपने एग्जाम्पल 1 लिखा था, जहां आपने यूनिट्स और टोटल कॉस्ट लिखा था ना, तब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है, या कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है, 10,000 रुपए कितना और 20,000 रुपए कितना। एंड हेंस आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट के केस में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट, मतलब क्या हो रहा है उसमें, क्या आप देखने पा रहे हैं? एनालिसिस कीजिए प्लीज, बताइए। और बताइए सर ये एनालिसिस निकला कि अगर ये होगा तो ये होगा फिक्स्ड कॉस्ट के केस में। यस, द बेस्ट आंसर टिल येट इज ऑफ तेजस, वेरी नाइस आंसर। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने। उसने बोला सर देखिए, जैसे जैसे आपका यूनिट्स बढ़ रहा है ना, पहले वाले केस में आपका पर यूनिट कॉस्ट 10 था, और सेकंड केस में देखिए गिर के 5 हो गया, यानी कि विथ इंक्रीज इन यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट एक एक यूनिट पे गिरने लगेगा। इसका रीजन अब आप बिजनेस वाइज सोचिए। मानिए मैंने अपने बिजनेस में, जो मैंने आपको बताया था, मेरे टीम मेंबर्स है, उनका सैलरी मान लो 20,000 है या 1 लाख है, चलो 1 लाख है, और मैं अभी तक 10,000 बच्चे पढ़ा रहा था, तो एक एक बच्चों पे मेरा उनके ऊपर कितना खर्चा लग रहा है, 10 रुपया करके। मैं तो ये सोच रहा हूं ना कि अरे यार, अगर अब मेरे को बच्चों से इनका सैलरी वसूलना है तो मेरे को 10 रुपया करके एक एक के ऊपर वसूलना पड़ेगा, बिल्कुल। बट वहीं अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दूं, मैं 10,000 की जगह 20,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो अब वही सैलरी मेरे को 10 जितना चुभेगा कि 5 जितना चुभ रहा है। यानी मैं अब स्टूडेंट्स पे जो खर्चा कर रहा हूं वो उस सैलरी के प्रति अब 10 रुपया कर रहा हूं कि 5-5 रुपया पे ही वसूला चला जाएगा, 5 रुपया पे ही वसूल हो जाएगा। हेनेंस मेरे इसी को आप बचपन में इकोनॉमिक्स में बोलते थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन करना, जहां आप बचपन में पढ़ते थे कि जैसे जैसे हमारा यूनिट्स बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट गिरेगा, जिसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते थे इकोनॉमिक्स में। याद आ रहा है सबको? अब थोड़ा बहुत वो लिंक कर पा रहे थ्योरेटिकल स्टफ को प्रैक्टिकल लाइफ से? बताइएगा एवरीबॉडी।
यस सर, यस, समझ में आ गया आपकी बात। ग्रेट। तो इस बात को लिखोगे आप इस एग्जाम्पल के ही बगल में कि देयर फोर वी सी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विथ increase in units। ऑसम, ग्रेट। तो अब आप ये दो खर्चा समझ गए, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है आपको पता चल गया। बताइए, हाउ टू आइडेंटिफाई फिक्स कॉस्ट सर। सर हाउ टू आइडेंटिफाई फिक्स कॉस्ट सर, क्या करना होगा सर, दो सेट ऑफ यूनिट्स पे चेक करेंगे क्या टोटल कॉस्ट सेम है, अगर है तो इट इज अ फिक्स कॉस्ट। बट अगर दो सेट ऑफ यूनिट्स पे फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं है, दो सेट ऑफ यूनिट्स पे फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं सर, तो हम उसको वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। बट सर एक कंडीशन है सर, क्या कंडीशन था याद है सर, अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि उनका जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है यूनिट्स का, उस कारण से कॉस्ट पे भी इंक्रीज या डिक्रीज उसी प्रपोर्शन में हो रहा है। और इसको जज करने का बेस्ट तरीका क्या है सर, हम क्या करेंगे, यदि वो फिक्स्ड नहीं है यानी चेंज हो रहा है, तो हम तुरंत बगल में क्या निकाल लेंगे बताइए, पर यूनिट कॉस्ट, और फिर जज करेंगे कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। बताइए हाँ या ना। फिक्स्ड के केस में हम देखते हैं जनरली जैसे जैसे यूनिट्स आगे बढ़ता है पर यूनिट कॉस्ट गिरता है, जबकि वेरिएबल में हम देखते हैं टोटल कॉस्ट यूनिट्स बढ़ने से बढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट सेम रहता है। बोलिए हाँ या ना, एक बार ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम इन दो खर्चों के ऊपर। बिल्कुल। तो इट्स बीइंग 1 आवर एंड आई होप आपको अभी तक ये दो बिहेवियर वाइज कॉस्ट जबरदस्त समझ में आया होगा, जिसके बाद मैं जो वो तीसरा वाला कराऊंगा वो आपको बड़ा आसान लगेगा। सर आज तक तो हम यही दो जानते थे, तीसरा कहां से आ गया, लिखिए तीसरे का नाम, लिखिए तीसरे का नाम, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये क्या लिखे हो, बता रहा हूं पहले उतारो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, लिख लिया सबने ये, ग्रेट। सुनना सर क्या मतलब हुआ ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, सेमी मतलब सर हम लोग बचपन में पढ़े हैं आधा, वेरिएबल तो अभी आपने बताया, तो मतलब आधा वेरिएबल है आधा फिक्स्ड है। देखो आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, आधा नहीं, सेमी मतलब अपार्ट। अपार्ट मतलब इस खर्चे में कुछ खर्चे फिक्स्ड जैसे बिहेव कर रहे हैं और कुछ खर्चे हमारा वेरिएबल जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सच बताऊं, इन दिस वर्ल्ड नो कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड इन दिस वर्ल्ड नो कॉस्ट इज वेरिएबल। एवरी कॉस्ट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एवरी कॉस्ट।
सर अभी तो आपने एग्जाम्पल दिया रेंट का, अभी तो आपने एग्जाम्पल दिया सैलरी का। एक मिनट मेरे को एक बात बताइए, क्या ये सैलरी और रेंट हर बार सेम रहेंगे कि ओवर द पीरियड चेंज भी होंगे? अगले साल वो क्या बोलेगा, वो देखेगा अरे भाई तुम इतना अच्छा कमा रहा है, तुम इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरा भी इंक्रीमेंट करो। वैसे ही क्या टीम मेंबर्स भी इंक्रीमेंट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, उनकी मेहनत है और वो देख रहे हैं कि उसके कारण हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी ग्रो करेंगे। तो आपने तो बोला था सर स्टूडेंट चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, हुआ ना सर? अच्छा स्टूडेंट्स एक हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो रेंट पे भी तो और ज्यादा लेना होगा, क्या नहीं लेना होगा जगह? क्या और जगह नहीं लेना होगा? बताइए आप। अभी हमारा 200 का कैपेसिटी का प्लेस है, मान लो स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हम उसी जगह पे अब 200 लोग को बैठा पाएंगे कि हमें एक और नया फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा? बिल्कुल इनकर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर अगर स्टूडेंट एक हद से ज्यादा चेंज हो जाएंगे, 100 तक ठीक, 200 तक ठीक, 50 तक ठीक, 150 तक ठीक, बट सर 400 बच्चे आने लगोगे तो आपको क्या करना होगा? आपको एक और सेंटर भाड़े पे लेना होगा, एंड हेंस योर फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज। ऐसा है क्या आपका एक बच्चा है से लेके 5 लाख बच्चा है फिक्स्ड कॉस्ट सेम लगेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, एक लिमिट तक सेम लगता है। जैसे आप जब सेंटर बनाओगे आप ऐसे नहीं बनाओगे एक बच्चे का बनाएंगे, आप बनाओगे एक डिसेंट सर 50 बच्चा, 100 बच्चा, 200 बच्चा, वैसे करके। जैसे हमारे सी इंडस्ट्री में हमारे सेंटर्स 500-700 कैपेसिटी के बनते, तो हम 500-700 कैपेसिटी के सेंटर्स बना ली। अब 500-700 के हिसाब से एडमिशन आते हैं, मान लो एडमिशन 500-700 नहीं 1000, 1200-1400 आने लगे, थू थू। अगर ऐसा होने लगेगा तो हमें भी क्या करना होगा सर? हमें एक और सेंटर लेना पड़ेगा भाड़े पे, और वहां पे फिर काम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली क्या हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है? हाँ सर बढ़ रहा है, और वो भी कौन सा कॉस्ट सर? फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है। क्यों सर? स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट सर फिक्स कॉस्ट का तो डेफिनेशन था, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50 लाख हो जाए यूनिट्स, कॉस्ट रिमेन सेम। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं है। थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली मैंने दिखा दिया कैसे, बट प्रैक्टिकली अगर बोलूं ना तो ऐसा कोई कॉस्ट होता ही नहीं। एक हद के बाद हर एक खर्चा फिक्स नहीं रहने वाला है, वेरिएबल हो जाएगा। सोच के देखिए हाँ या ना। थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया को समझिए, ये थ्योरी स्टफ था। वैसी वेरिएबल कॉस्ट के केस में सोचिए आपका, मेरे केस में अगर वेरिएबल कॉस्ट बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो बुक प्रिंटिंग, सीरियल की जो आपको मिल रहा है, सीरियल की, मैंने बोला जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेगा वो मेरा सीरियल की कॉस्ट भी उसी बेसिस पे बढ़ेगा, मेरा बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट भी उस बेसिस पे बढ़ेगा, क्योंकि सबको एक एक किताब देना है तो उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो वैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। बट अब आप सोचिए, मैं अगर 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूं अभी सीएमए में, और वो 500 बच्चे का मेरे को प्रिंटिंग कॉस्ट जितना पड़ता है, क्या अगले साल मेरा ग्रोथ हो सकता है? बिल्कुल होगा। तुम लोग ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हो, आगे और बच्चे दोगे, तुम्हारा बच्चा नहीं, मतलब अपने दोस्तों को भेजोगे, तो अकॉर्डिंगली वो 500 का धीरे धीरे 800 होगा, 800 का धीरे धीरे 1200 होगा, 1200 का धीरे धीरे 2000 जाएगा। इस तरीके से क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे। तो सर आपका प्रिंटिंग कॉस्ट भी तो तब सर 500 का अगर इतना लगता था तो 800 का प्रपोर्शन में बढ़ेगा, 1200 का उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा, 2000 का उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा। नॉट नेसेसरी, इट मे बी कि सिंस हम ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं तो प्रिंटिंग वाले को हम चाप सकते हैं कि भाई अब रेट कम कर, हम तेरे को 500 का ऑर्डर नहीं दे रहे, हम एक साथ बल्क ऑर्डर दे रहे हैं 1000, 2000, एंड अकॉर्डिंगली तुम मेरे से रेट कम चार्ज करेगा तो क्या मेरा पर यूनिट कॉस्ट गिरेगा? बिल्कुल गिर जाएगा, जबकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। और इसका तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट क्या रहना चाहिए? सेम। बट सर चेंज हो गया ये तो सर ये तो वेरिएबल हुआ ही नहीं फिर। हाँ, यानी सर एक लिमिट तक ये वेरिएबल और फिक्स्ड होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज आपको इकोनॉमिक्स में बचपन में पढ़ाया जाता था, बट आप लोग ना ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई पे, आपको सिर्फ लगता था थ्योरी है याद कर लेंगे। याद है इस बात को? आप क्या बोलते थे? इन शॉर्ट रन। ये सारी बातें होती है शॉर्ट रन में, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम पे अगर बात करें। इन लॉन्ग रन देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, नथिंग कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, नथिंग, बट इट इज अ कॉस्ट, जस्ट अ कॉस्ट, खर्चा है। शॉर्ट रन में ठीक है हम ये बात करते, लॉन्ग रन में ये सब बातें नहीं होती। बताइए, कंसेप्ट जा रहा है आपके? इकोनॉमिक्स को ही वापस से पुट डाउन कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा, बट आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते हो कभी पढ़ाई को। जैसे मैं अभी एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपके अपने घर पे एग्जांपल्स है यार। आप बताइए, आज आज आप आपके पास इतने सारे बच्चे, मतलब समझ लो घर पे आपके स्टाफ्स हैं, आपके पास घर पे काम करने आते हैं लोग, और वो लोग जब आपका देखते हैं, जैसे कि सपोजिटली
आप उनको काम दे रहे हैं, आप बोल रहे हो यार आज तुम मेरे घर पे ये काम करता है तो मैं तुमको इतना दूंगा। मान लो कि आपके घर पे कोई आ रहे हैं जो आपके लिए आपका खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं, आपको आपके बाकी के सर्विसेज घर के जो साफ सफाई एंड ऑल में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको आप जब पेमेंट करते हो तो इट में भी ना आप फिक्स बेसिस पे कर रहे हो कि सर महीने का इतना बांधा हुआ है हमारा खर्चा और हम उनको वो देते हैं जो लोग पीजीज में रहते हैं वगैरह। बट मान लो किसी दिन आपके गेस्ट आते हैं, आपके पर्टिकुलरली कोई एक दिन में ज्यादा काम हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा पटापटू के अरे सुनना तुम आज थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है तो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो। तो क्यों देते हो जब फिक्स्ड है तब क्यों दे रहे हो? तुम तो बोलना चाहिए ना, अरे क्या मतलब है, हम तो तुमको ये बोले थे इतना देर में जो भी हो करना है। अब तुमको 10 पर्टिकुलर हम यूटेंसिल्स पे काम करवा रहे हैं या 2 सब्जी बनवा रहे हैं कि 50 सब्जी बनवा रहे हैं, तुमको क्या मतलब? क्या वो चले जाएगी कि नहीं चले जाएगी? बिल्कुल सर। और आज के डेट में वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर में सर। मम्मी पापा लोग का लड़ाई इस बात पे होता है सर कि अरे दीदी नहीं आई आज, अब क्या करे? तो ये जो बातचीत हम सुनते हैं, आप निजी जिंदगी वाली बात क्यों नहीं बिजनेस में पढ़ाई में डालते? सोच के देखो एक बार। तो क्या वो फिक्स्ड ही है हमेशा उनका कि उनको भी कुछ वेरिएबल पोर्शन कभी कभी मिल सकता है? बिल्कुल, देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स, देर इज नथिंग कॉल्ड वेरिएबल। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम। और एक लॉन्ग रन में चलते चलते चीजें काफी चेंज होती रहती हैं। तो हम ये कभी नहीं बोल सकते हाँ ये ही होगा, नहीं बोल सकते। थ्योरेटिकली वी कैन से, बट प्रैक्टिकली लाइफ थोड़ा डिफरेंट है। ये सर समझ में आ रहा है आपकी बातें? हेंस दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें मैंने एक और नाम लिखा इंक्लूडिंग क्या, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। का मतलब क्या हुआ सर? का मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर कॉस्ट में दोनों के ही कुछ ना कुछ फीचर्स है, यानी इसमें से कुछ खर्चे वेरिएबल है और कुछ खर्चे क्या है बताइए, फिक्स्ड है। क्या समझ में आ रहा है बात आपको? तो लिखेंगे इस बात को यहां पे क्या बोल सकते हैं सर कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपेसिटी, बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन। कहने का तात्पर्य सर, कॉस्ट चेंज तो होगा, बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, गिरेगा तो वो भी गिरेगा, तब तो सर ये वेरिएबल हो गया ना? ना ना, वेरिएबल तब है जब वर्ड क्या था, सेम प्रपोर्शन। अब मैंने वर्ड क्या लिख दिया, नॉट इन सेम प्रपोर्शन। तो सर अगर सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है तो इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड बताइए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे सर एग्जांपल दीजिए ना, बिल्कुल एग्जांपल के बिना जिंदगी खत्म है। बट पहले बोलो ये लिख लिया आपने, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज या इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपेसिटी बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन। लिख लिया सबने? तो देखो मैं एग्जांपल नंबर 3 लिख रहा हूं, बताना ये कौन सा कॉस्ट है, ठीक है? आओ एग्जांपल नंबर 3, यूनिट्स टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे ₹1 लाख, 20,000 यूनिट्स पे ₹1,80,000। बताइए व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉस्ट? पहले आप जवाब दीजिए क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यस और नो में। फिर आप जवाब दीजिए क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, यस और नो में। और उसके लिए आप क्या करते हो आप जानते हो, अगर वो कॉस्ट ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, मतलब वो एक नया ही टाइप का कॉस्ट है विच इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स्ड क्यों नहीं है? देख लीजिए यूनिट्स बढ़ने से कॉस्ट सेम नहीं रह रहा है। ओके ओके ओके, तब तो सर इंक्रीज हो रहा है मतलब वेरिएबल है ना? ना ना ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब वेरिएबल है, सीधा नहीं बोलते। बताइए एक चीज क्या निकालते हो आप, इंक्रीज है कि वेरिएबल है कि नहीं? सर एक चीज और साइड में निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट कितना आया सर? सर देखिए ये 10 था और अब 8 हो गया सर, 9 हो गया, 9 देखिए 9 हो गया। क्या कॉस्ट पर यूनिट गिरा? हाँ सर गिरा। और सर देखिए टोटल कॉस्ट क्या हुआ ना, बढ़ गया। कॉस्ट पर यूनिट तो गिर गया बट टोटल कॉस्ट क्या हुआ, बढ़ गया। एक तरीके से देखें ना सर, तो ये बेटा दोगला आदमी है, ये तो दोनों का फीचर ले लिया। दोनों का फीचर मतलब सर याद कीजिए,
वेरिएबल कॉस्ट में क्या फीचर था सर? वेरिएबल कॉस्ट का ये फीचर था कि वो इंक्रीज होगा अगर यूनिट्स इंक्रीज होगा, हो गया। और फिक्स्ड कॉस्ट का क्या था पता है? पर यूनिट कॉस्ट गिरेगा अगर यूनिट्स बढ़ेगा। चेक करिए, क्या यही दोनों बात मैंने पहले लिखवाया था वहां कि फिक्स्ड कॉस्ट में एक जो हम पैटर्न देखे थे वो ये था कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा पर यूनिट कॉस्ट गिरेगा। हाँ सर, यहां गिर रहा है ना पर यूनिट कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में हमने देखा था जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। हाँ तो वो भी हो रहा है सर। देखिए ये दोनों का ही चाल चलन नहीं ले लिया, डोगला आदमी नहीं है क्या, बताइए सर। ये तो अपना करवट बदल रहा है, रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो बताइए आइडेंटिफाई, वही क्वेश्चन है मेरा अगेन, क्वेश्चन नंबर 1 इस एग्जांपल से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। बताइए आंसर। कैसे बोलोगे इसका आंसर? सर इसका आंसर हो गया इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट सिंस neither total cost is same nor per unit cost is same under two capacity levels। करेक्ट? ना तो टोटल कॉस्ट सेम ना तो पर यूनिट कॉस्ट सेम है, हेंस ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ना तो फिक्स्ड है ना तो वेरिएबल। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। ठीक है सर, अब समझ में आ गया बिहेवियर कैसे जज करते हैं। क्या करोगे आप बिहेवियर जान के? सर क्या करोगे? अच्छा क्या करते हो आप बिहेवियर जान के? आप अगर अपने दोस्तों का बिहेवियर जान के क्या करते हो? वही ना सर कि आगे इससे दोस्ती करनी है कि नहीं। यानी कि अगर कोई और सिचुएशन कभी लाइफ में आए ऐसा ही, तो ये कैसे बिहेव करेगा? यस सर नो बताइए। ये तो एकदम प्रैक्टिकल सोचिए, है ना। हाँ तो वैसे ही कॉस्ट के बारे में बात है। एक बार बिहेवियर पता चल जाए ना, तो अब आप क्या कर सकते हो पता है? अब मैं आपको इन दो के अलावा कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स दूं, कोई भी, जैसे कि 10,000 और 20,000 के अलावा कोई भी यूनिट्स बताऊं, 15,000, 18,000, 25,000, 30,000, 50,000, तो आप उस केस का टोटल कॉस्ट निकाल पाओगे जब आप क्या आइडेंटिफाई कर चुके हो, उनके बिहेवियर। तो लिखिए इस बात को, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ behavior of cost, we can now find total cost of the particular element at other levels of capacity या वॉल्यूम, यानी कि आउटपुट यूनिट्स, जो भी वर्ड बोलो एक ही बात सर। After identification of behavior of cost, we can now find the total cost of the particular element at other levels of capacity, volume, output units. Perfect.
परफेक्ट। जिशांत क्या हुआ, आज नहीं बोल रहे हो सर? डिक्टेट करिए। थोड़ा ठीक लिख दिया क्या? तो आदत बना लो दोस्त, कल से नहीं लिखूंगा। शिवम, इररेलीवेंट डाउट्स, प्लीज ये सब बात मत कीजिए। क्या बोलना चाहते हो आपको खुद को भी नहीं पता। क्या कम करेंगे कि नहीं, बढ़ाएंगे कि नहीं, सेम रखेंगे, क्या बकवास बात है। मतलब आई डोंट नो आप ये चीज सोचते भी कैसे हो। मतलब क्यों क्यों बोल रहे हैं बात? खर्चा ज्यादा हो जाएगा इसलिए डर लग रहा है। अरे तो खर्चा ज्यादा करेगा तो कमाई भी तो बढ़ेगा बेवकूफ। यूनिट ज्यादा बना के बेचोगे तो क्या होगा, फायदा है। सेम रखेंगे कम करेंगे सब बात करके लाभ नहीं है। अभी आप लोग बहुत वो है ना, एकदम ही इररेलीवेंट डाउट्स पूछते हो बाबू लोग। इसीलिए आप लोग बाबू लोगों को बुड़बक बच्चे हो मेरे। तो अविनाश सर भी बता रहे थे आप लोग कैसा कैसा डाउट पूछते हो सुबह सुबह उनसे, उनका सुबह सुबह मूड खराब कर देते हो। इसलिए मैं शाम को क्लास ले रहा हूँ। ऐसे मत किया करो यार, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, वापस से बोल रहा हूँ। और सोच समझ के कुछ बात किया करो। ऐसी जो मन में आया बोल दिए, पूछ लिए, नहीं होता। You will waste your as well as teachers' time, others' time, and then the course will extend like anything. फिर आप बोलते हो सर लाइव एट सेंटर बुलाइए, कैसे बुलाए? आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन करोगे तो हम इंटरटेन ही कैसे कर पाएंगे? लिख लिया सब? नहीं है तो अब आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सर 2, अभी अपने तीनों एग्जाम्पल का क्वेश्चन 1 किए तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड the total cost of example 1, 2 and 3 at 30,000 यूनिट्स। देखते हैं कौन कौन राइट बोलता है। एग्जाम्पल 1 का टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स कितना होना चाहिए? एग्जाम्पल 2 का टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स कितना होना चाहिए? और एग्जाम्पल 3 का टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स क्या होना चाहिए? यानी जो पर्पस था हमारा कि वाई टू आइडेंटिफाई दी बिहेवियर वाइज कॉस्ट इज नाउ क्लियर। हम इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हम ये बात बता सके कि अब आप कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स दो, उस पर क्या खर्चा लगने वाला है हम बता देंगे। तेजस प्लीज ट्राई कि आप तीनों का साथ में करके लिखे, ठीक है ना? ऐसे एक एक मत लिखो, और कोई भी आगे रिप्लाई करेगा प्लीज तीनों एग्जाम्पल का जब हो जाए तब रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? आई एम गिविंग यू टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, जितना लगता है, टेक योर टाइम।
ओके गाइस, क्या बोलते हो आप, रेडी हो आंसर्स के साथ? बताइए। एग्जाम्पल 1 का आंसर हिमांशु ने लिखा है 1 लाख, शीतल ने भी लिखा है 1 लाख। एग्जाम्पल 2 का आंसर हिमांशु ने लिखा है 3 लाख और शीतल ने भी लिखा है 3 लाख। वैसे एग्जाम्पल 3 का आंसर हिमांशु ने लिखा है 2,40,000 और शीतल ने भी लिखा है 2,40,000। तेजस का आंसर देखता हूं मैं क्या है। तेजस का आंसर है 2,60,000 एग्जाम्पल 3 का। ओके ओके, और आंसर्स चाहिए मेरे को बाकी सबसे भी। सोचिए, दिमाग लगाइए, और क्या दिक्कत हो रहा है वो भी बताइए कि सर ये वाला नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहे हैं, तो जरूर पूछ सकते हो। सर ये वाला नहीं सोच पाए हम। ओके, शिवम भी तीसरे वाले का 2.6 बोल रहा है, पहला दोनों तो सबका सेम। तो मेरे को ये बात समझ में आ गया, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 तो सब लोग आराम से कर पाए। सर हाँ सर, वो दोनों तो इजी था सर, वो पहले से आता था हम लोग को। अच्छा, तो आइए एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करते हैं। सिंस इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम देख सकते हैं कि उस केस में जो हमारा टोटल कॉस्ट लगने वाला है आने वाले टाइम पे, जो हमारा टोटल कॉस्ट लगने वाला है, हाँ, हमारा जो टोटल कॉस्ट लगने वाला है वो सेम ही होगा, विच इज 1 लाख, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो सिंस ये फिक्स्ड कॉस्ट है तो भले ही 30,000 यूनिट्स हो सर, अभी भी खर्चा 1 लाख ही लगेगा। बट सर दूसरा वाला एग्जांपल में वो एक वेरिएबल कॉस्ट था, जहां आपने बोला पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगा, एंड हेंस दूसरे वाले एग्जांपल के केस में आप कैसे काम करोगे सर? आप बोलोगे 10 रुपया पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स, यानी कि 3 लाख रुपया लगेगा। क्योंकि अगर हर एक यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट वाइज फिक्स्ड है कि 10 रुपया करके ही लगेगा, तो 30,000 यूनिट का 3 लाख लगेगा। वेरी सिंपल सर। बट सर ये एग्जाम्पल 3 वाला में ना सर हमें लोचा हो रहा है सर, कोई 240 बोल रहा है, कोई 260 बोल रहा है। आइए बताता हूं यहां गड़बड़ क्या कर रहे हो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 30,000 में हम जो निकालने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे, आई डोंट नो। बट अगर आप 30,000 का कैलकुलेशन करना चाहते हो, जहां आप देख सकते हो कि 10,000 से अगर 20,000 हुआ तो क्या हुआ, अकॉर्डिंगली 20 का 30 होगा तो क्या होगा, बड़ा साधारण बात है। और इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास फिर से चर्चा करेंगे, बट अभी आपको एक फ्लेवर देके छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बताइए, 10 का 20 हुआ तो कॉस्ट कितने से इंक्रीज किया? बताइए तो, 10,000 का 20,000 यूनिट्स हुआ तो कॉस्ट कितने से इंक्रीज किया? 80,000 से इंक्रीज किया। बताइए, ये जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज वो कौन सा कॉस्ट होता है? जो इंक्रीज्ड कॉस्ट होता है वो कौन सा कॉस्ट होता है सर? वो वेरिएबल वाला हिस्सा बढ़ रहा होगा, फिक्स्ड वाला अभी भी सेम रह रहा होगा, इसीलिए खर्चा 80,000 से बढ़ा। यानी कि 10,000 की जगह 20,000 अगर यूनिट बनाते हैं तो खर्चा सीधा 1 लाख का 2 लाख नहीं हो रहा है सर, सिर्फ कितने से चेंज हो रहा है? 80,000 से। तो एक बार बढ़िया हिसाब लगाओ और अपने पापा से भी पूछ लेना आज घर पे जब वो आए कि सर इसका आंसर दीजिए। तो पापा नहीं जानते आपकी जैसे पढ़ाई लिखाई, पापा नहीं जानते होंगे क्या होता है ये सब चीज, बट वो आंसर ठीक दे देंगे। और आप लोग ये सब गलती करते हो। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं सर, कि अगर 10,000 पे 1 लाख खर्चा लगा और 20,000 पे 180 लगा, यानी 10,000 यूनिट बढ़ने के कारण अगर 80,000 से खर्चा बढ़ रहा है तो 30,000 यूनिट पे क्या होगा सर? और 10,000 यूनिट बनेगा तो और 80,000 खर्चा लगेगा। यानी कि 1 लाख से 80 जुड़ के अगर 180 हुआ तो और 80 जोड़ दीजिए सर, क्योंकि 10,000 से यूनिट बढ़ रहा है। तो बताइए कितना आएगा आंसर? आंसर विल कम एज 1 लाख या 2 लाख, क्या 2,60,000, 2,60,000। और इसका डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप बहुत पढ़ लिए हैं, आपको 1 घंटा 40 मिनट हो गया पढ़ाई करते हुए, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर यू ऑल।
मन नहीं कर रहा होगा छोड़ने का, बट ठीक है, कोई उपाय नहीं है। और इसके ऊपर अच्छे से चर्चा, मतलब ठीक है, अभी अगर नहीं भी समझ में आया तो इसके ऊपर अच्छे से चर्चा हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, जहां मैं आपको एकदम तोड़ तोड़ के भी बताऊंगा कि देखो ऐसा क्यों हुआ। डन है एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्लास आप इस चीज के बारे में सोच के आइएगा। और घर पे आज ना मम्मी पापा जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, आपके बड़े भाई, आपके सीनियर्स, आपके घर में कोई चाचा, कोई पापा, कोई भी जन जो बिजनेस कर रहे हैं, उनसे एक बार ऐसी चर्चा कीजिए, यार आज ये सब पढ़ रहे थे और हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे थे, या हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे ऐसा, पापा देखो वो आपको फिर से क्या बोलेंगे, तुमसे ना हो पाए। चलो टाटा बाय बाय।